हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब आप अच्छे होंगे। और कल जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें 200 के अनुसार जठराग्नि यहाँ तक हो गया था। अब इसके आगे जो है कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को। और जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जाकर यूट्यूब चैनल पे देख लें, और ऐप में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा वो। सो इसके बाद हमारा आता है देह प्रकृति स्वरूप का वर्णन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका इंपॉर्टेंट में से एक माना जाता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन उठ कर यहाँ से आ सकते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि जन्म के आदि यानी कि प्रारंभ में बात करी जा रही है जब फर्टिलाइजेशन होता है। शुक्र और आर्तव की स्थिति में जिस दोष की प्रधानता वाली होती है, व्यक्ति की उत्पत्ति उसी दोष की प्रधानता वाली होती है। ये बोल रहे हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, शुक्र और आर्तव जब मिलते हैं, तो उस टाइम जो भी दोष हमारा ज़्यादा मात्रा में होगा उसकी जिसकी प्रधानता होगी, ठीक है। और जो हमारा बेबी है, ठीक है, वो बनेगा, तो जो उसकी उत्पत्ति होगी व्यक्ति की, वो उसकी दोष की ही प्रधानता होगी। अब उसमें क्या होता है, एक दोष भी हो सकता है डोमिनेंट, दो दोष भी डोमिनेंट हो सकते हैं, फिर सन्निपातज यानी कि 3 दोष भी वहाँ पर डोमिनेंट हो सकते हैं, ठीक है, तीनों के तीनों। और इसमें क्या लिखा है कि ये क्रिया भी ठीक वैसे होती है जैसे विष से उत्पन्न कृमि विष में ही जीवित रहता है, क्योंकि वह विष उसके लिए साथ में होता है। यदि उस विष में किसी अन्य जीव को रख दिया जाए तो वह मर जाएगा। इसी प्रकार गर्भाधान के समय की प्रकृति मनुष्य को हानि नहीं करती है, क्योंकि वह उसे साथ में होती है। ये यहाँ पर एग्जाम्पल देकर समझाया गया है कि जैसे कोई विष में जो भी कृमि होता है वो उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे ही वो उत्पन्न होता है उसके बाद तक थोड़ा टाइम तक वो उसके अंदर ही रहता है, विष के अंदर, क्योंकि क्या होता है कि जो विष होता है उसके लिए साथ में होता है, यानी कि उसको हार्म नहीं करता है। ऐसी क्या है हमारा गर्भाधान के टाइम यानी कि फर्टिलाइजेशन के समय जो है, जो भी प्रकृति होती है, चाहे वो कोई भी प्रकृति हो, वो मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाती है, यानी कोई भी हार्म नहीं करती है, क्योंकि वह उसके लिए साथ में होती है, यानी कि अनुकूल होती है, हैबिट में आ जाती है, ठीक है। और ये प्रकृतियाँ हमारी 3 तरह की होती हैं, तो प्रकृति का ध्यान रखना है आपको, 3 तरह की होती हैं। नंबर फर्स्ट है हमारी हीन, मध्यम और उत्तम। हीन, मध्यम और उत्तम 3 तरह की मानी गई प्रकृति। अब देखो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है कि जो वातज प्रकृति है वो हमारी हीन होती है, ठीक है। वातज प्रकृति आपकी यहाँ रही हीन, पित्तज होती है मध्यम, और कफज जो प्रकृति है वो उत्तम मानी गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि कौन सी प्रकृति हीन है, कौन सी मध्यम है और कौन सी उत्तम है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारी जो वातज है वो हमारी हीन है, ठीक है। पित्तज हमारी कैसी है, मध्यम है, और कफ जो हमारी कैसी है, उत्तम। इसके अलावा देखो 2 दोष वाली, इनको सबको निंदनीय माना गया है, ठीक है। और जो द्विदोषज हैं उनको माना गया है निंदनीय। ये भी आपको याद रखना है। और बताएगा कि जिसके दोष धातु साम्यावस्था में हो उसकी प्रकृति श्रेष्ठ होती है। अब ये तो पता ही है आपको कि जिसके दोष और धातु साम्यावस्था में होंगे वो हमारी प्रकृति श्रेष्ठ होगी। अब देखो इसके बाद यहाँ पर आप वर्ष पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ सिद्धांत के बारे में बताया, कारण के अनुसार ही कार्य होता है, ठीक है। जो भी हमारा कारण होगा उसके अकॉर्डिंग ही कार्य होगा। ये पढ़ लेना आप, बाकी जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा और नीचे चले आओ। अब यहाँ से जो है वात पित्त कफ के गुण स्टार्ट हो गए हैं, तो ये श्लोक आपको याद करने हैं। इसको एक चार्ट के फॉर्म में बना के चिपका लेना आप दीवारों पे, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। नंबर फर्स्ट है हमारे यहाँ पर वात का तत्र तत्र वृक्ष लघु शीत कर सूक्ष्म चले अनला, ठीक है। तो वात का आपको श्लोक, पित्त का श्लोक और कफ का श्लोक आपको याद रखना है। पित्त का है पित्त सस्ने तीक्ष्ण श्रम लघु विश्रम सरम द्रवम। इसके बाद कफ का है स्निग्ध शीतो गुरुमंदा श्लक्षणो मृत्युस्न स्थिर कफा, ठीक है। तो यहाँ पर ये गुण बताए गए हैं, आप इसको वैसे चार्ट के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। तो वायु का अधिक गुण देखिए, रुक्ष यानी कि ड्राई, लघु यानी कि लाइट, शीत यानी कि कोल्ड, खर यानी खुरदरा रफ, सूक्ष्म मान्यूट हो गया, चल यानी गतिशील होने वाला होता है। पित्त के गुण देखिए, स्नेह युक्त यानी कि ऑयली, तीक्ष्ण यानी कि शीघ्रगार करने वाला, ठीक है, पेनिट्रेटिंग जिसको बोलते हैं, उष्ण यानी हॉट, लघु यानी कि लाइट, विश्र यानी कि दुर्गंधयुक्त, ठीक है। ये आप वर्ड याद करना, विश्र मीन्स क्या होता है, दुर्गंधयुक्त। सर से होता है शरीर में फैलने वाला,
और द्रव। इसके बाद हमारे आते हैं कफ के गुण। कफ के गुण हमारे क्या है, स्निग्ध यानी कि चिकना, ऑयली शीतल कोल्ड हो गया, गुरु हैवी हो गया, मंद अपना देर से कार्य करने वाला होगा स्लो, सुलक्षण चिकना, मृतस्न यानी कि लिसलिसा। ये भी आपको टर्म याद रखना है। मृतस्न में क्या होता है, लिसलिसा। और स्थिर। तो ये गुण हो गए, इसको याद रख लेना जैसे भी करना हो, पर इसको याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद देखो दोषों का संसर्ग और सन्निपात। संसर्ग किसको बोलते हैं, जब आपके दो दोष मिलेंगे एक साथ, ठीक है। और सन्निपात किसको बोलते हैं, जब आपके तीनों दोष मिलेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि संसर्ग और सन्निपात किसको बोलते हैं। ये बताया हुआ है कि वात पित्त और कफ में जब कोई भी दो छीड़ या फिर दो कुपित दोष एक साथ मिलते हैं, ठीक है, तो जो संसर्ग कहते हैं, जैसे वात पित्त वात कफ पित्त कफ, और जब छीड़ या कुपित दो तीनों दोषों को एक साथ मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सन्निपातज, ठीक है। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए दो दोषों का एक साथ मिलना संसर्ग हो गया, और सन्निपातज में तीन दोषों का एक साथ मिलना, सेम टू सेम वही चीज़ है। अब इसके बाद यहाँ पर आ गया धातु, सप्त धातु। तो देखो धातु हमारी क्या होती है बॉडी में, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो धातुएं हमारी बॉडी में होती हैं जो हमें बॉडी को, जो हमारी बॉडी को धारण करती हैं और प्लस उनका पोषण करती हैं, ठीक है। धारण और प्लस पोषण दोनों चीज़ें करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, धातुएं। और ये हर एक बॉडी में पाई जाती है, ऐसा नहीं है किसी में है किसी में नहीं है। और इसमें क्या होता है कि ये 7 होती हैं, और जिसमें से आपको इनकी सीरीज ही में याद रखना है कि रस पहले नंबर फर्स्ट रस होती है, उसके बाद रक्त होता है, देन मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। सीरीज में क्यों, क्योंकि रस से ही हमारा रक्त बनता है, ठीक है। रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, और मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, और मज्जा से शुक्र। तो अपने क्रिया शीट में अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे भी आप पढ़ेंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि धातु हमारे 7 होती हैं, और धातुएं क्या होती हैं, जो शरीर का धारण और पोषण करती हैं। और रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, और मज्जा से शुक्र। यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा लिखी हुई है। धारणात् धातव, जो धारण करता है उसे धातु कहते हैं। रस रक्त आदि धातुओं 7 धातुओं को शरीर ने धारण किया है, इसलिए इन्हें धातु कहा गया है। रस रक्त 7 धातु में वात आदि दोषों की विकृति क्षय वृद्धि से दूषित हो जाती है, इसलिए इन्हें दूष भी कहा गया है। यानी कि धातुओं को क्या बोला गया है, इनको दूष भी बोला गया है, यह बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। दूष का बोला गया है जब ये हमारी जो वात पित्त कफ दोष हैं उनके साथ मिलकर दूषित हो जाती हैं, फिर उनके द्वारा जो है ये दूषित हो जाती हैं, तब इन्हें दूषक कहा गया है, ठीक है। और हमारा जो सबसे लास्ट में है ओज, जो कि शुक्र अग्नि के द्वारा शुक्र के पाचन के बाद बनता है, उसको धातु नहीं कहा गया है। अब याद रखना कि ओज इसमें नहीं अकाउंट होता है धातु के अंदर, ठीक है। ओज हमारा क्या, शरीर का बल है और जीवन है, एक तरीके से बोलते हैं इम्यूनिटी। इसके नष्ट होने से संपूर्ण शरीर नष्ट हो जाता है। रस रक्त आदि 7 धातुएं दूष हैं, ठीक है, किंतु ओज हमारा दूष नहीं है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, MCQ में कुछ क्वेश्चन भी आपका पूछ सकता है। ओज 6 से मृत्यु हो जाती है, जबकि धातु 6 से ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो ये वाला पैराग्राफ है, इसमें क्या बताया हुआ है कि जो हमारा आहार है, ठीक है, जब उस पर जठराग्नि की प्रक्रिया होती है तो हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तो प्रसाद भाग और एक हमारा किट भाग। किट यानी कि मल, और थर्ड इसमें बताया गया सार भाग। इस प्रकार सभी धातुओं की अपनी अपनी अग्नियाँ होती हैं, जैसे रक्ताग्नि, रसाग्नि, मेदाग्नि, ठीक है, जो धातुओं का निर्माण करती है। ऐसे ही देखो रसाग्नि रस से पाचन करके रक्त बनाती है, उससे हमारा क्या बनता है, मांस बनता है, फिर मांसाग्नि मांस का पाचन करके मेद बनाती है। इसी तरह जो है सभी धातुएं चलती रहती हैं, बनती रहती हैं। और जो हमारा ओज है, ठीक है, वो शुक्राग्नि का शुक्र का पाचन करके ओज का निर्माण होता है।
और यह उस शरीर का सार होता है, एक्सट्रैक्ट होता है, इसलिए इसका धातु नहीं कहा गया है। और वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि धातुओं को दूषित भी कहते हैं। तो अपना धातु टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है मल। तो आपको ये श्लोक भी याद रखना है मल का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लर्न करना है इसको आपको। मला मूत्र शक्र स्वेद स्वेदा स्वेदादयो अपिच, ठीक है, मला मूत्र शक्र स्वेदादु अपिच। ये हमारे मल 3 तरीके के होते हैं, ठीक है, इसके 3 टाइप हैं। मल के कितने टाइप हैं? 3 टाइप, ठीक है, मूत्र, पुरीश और श्वेत। मूत्र यूरिन, देखो पुरुष को शक्रत भी बोलते हैं, तो कभी ये टर्मिनोलॉजी अगर आ जाती है तो आपको याद रखना है शक्रत, ठीक है, यानी कि स्थूल की बात करी जा रही है, और स्वेद यानी कि अपना स्वेट। अब देखो इसकी परिभाषा हमारी क्या है। मलिनीकरण मलना, यानी कि जो गंदा करता है, जो बॉडी को गंदा करता है, मलिन करता है, उसको क्या कहा गया है? मल कहा गया है। मूत्र, पुरीश, श्वेद आदि से कर्ण, चक्षु तथा नासिका के मल को भी लिया गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है केवल मूत्र, पुरीश, श्वेत को ही लिया गया है, जो हमारे कान से, जो हमारे आँखों से, जो भी नासिका से मल निकलता है उसको भी मल बोला गया है। और ये रस, रक्त आदि धातुओं को मलिन करते हैं, मतलब ये जो हमारे मल हैं वो हमारे धातुओं को भी मलिन करते हैं। ये हमारे कितने होते हैं? 9। अब आपको नंबरिंग याद रखनी है, ठीक है। जो हमारे मलाइन है वो हमारे कितने होते हैं? 9 होते हैं। कौन कौन से? देखो 2 अधो मार्ग में, यानी कि गुदा और मूत्र मार्ग की बात की जा रही है यहाँ पे। 7 हमारे हो गए शिर भाग में, 2 नेत्र, 2 कर्ण, 2 नासिका के छिद्र और 1 मुख मार्ग और 1 श्वेत मार्ग, ठीक है। इन टोटल 9 मलाइन पूछे हैं, तो आपको 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि मलाइन की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। और कौन कौन से होते हैं? 2 आपके अधो मार्ग में, ठीक है, 2 हो गए आपके अधो मार्ग में। कौन कौन से? एक अपना गुदा और एक अपना मूत्र मार्ग, ठीक है। उसके बाद हमारे 7 हो गए सिरोभाग में, यानी कि जो हमारे 7 हैं वो सिर भाग में हो गए। कौन कौन से? 2 आपके आइज़ हो गए, 2 आपके ईयर हो गए, 2 आपके नोस्ट्रिल्स हो गए, ठीक है, एक अपना माउथ हो गया और एक अपना जो है श्वेत मार्ग हो गया, ठीक है। तो ये हमारे मलाइन हो गए। अब देखो इसके बाद वृद्धि और क्षय आता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो अभी देखो क्या है कि आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसका श्लोक आप याद रख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, पर आपको वृद्धि क्षय पता होना चाहिए कैसा क्या होता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि वृद्धि सामान्य सर्वेशम विपरीत विपर्याय, लर्न कर लेना अगर हो सके तो। वृद्धि और क्षय समान, यानी कि दोष, दूष और मल। अब दोष तो पता ही आपको, दूष यानी कि धातु है, जब दोष हमारे धातु को दूषित करते हैं तो उसको दूष बोलते हैं। से समान वृद्धि, समान की वृद्धि और विशेष से क्षय होता है। अब आपने पढ़ा होगा सामान्य विशेष सिद्धांत, तो सामान्य का मतलब क्या होता है? वृद्धि, और विशेष का मतलब क्या होता है? क्षय होता है। तो वही यहाँ पर बताया हुआ है। ये देखिए जो सामान्य विशेष सिद्धांत है उसका श्लोक रहा है, सर्वदा सर्वहाना सामान्य वृद्धि कारणम। ये पढ़ेंगे आप पदार्थ विज्ञान में। सामान्य एक परिभाषा एक और ये है, सामान्य एकत्वक्रम तुल्यार्थ ही सामान्य, यानी कि बताया गया है कि सामान्य से वृद्धि 3 प्रकार की होती है, यानी कि 3 टाइप की होती है। कौन कौन सा? एक तो आपका नंबर फर्स्ट द्रव्य सामान्य, ठीक है, नंबर सेकंड आपका हो गया गुण सामान्य, और नंबर थर्ड जो आपका है वो है कर्म सामान्य, ये रहा। सो नंबर फर्स्ट द्रव्य सामान्य का मतलब क्या हुआ? द्रव्य यानी कि जैसे मांस के सेवन करने से मांस की वृद्धि होना, या अत्यधिक रक्त के नष्ट होने पर रक्त का पान करना, तो ये हमारा क्या हुआ? द्रव्य सामान्य हुआ। यानी कि कोई बॉडी हमारे, मतलब हमारी बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ की कमी हो रही है, जिस चीज़ की कमी हो रही है उसको ही कंज्यूम करना, ठीक है, उसको बोलते हैं द्रव्य सामान्य। जैसे मांस का सेवन करने से मांस की वृद्धि होती है, ठीक है,
जो चिकन वगैरह खाते हैं, और अत्यधिक रक्त के नष्ट होने से, मान लो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो कुछ लोग रक्त का पान भी करते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, गुड़ सामान। गुड़ मतलब जैसे दुग्ध और घृत में क्या होता है, शुक्र वृद्धि के गुण होते हैं। ठीक है, तो दूध और अगर घी खाएंगे तो हमारे शुक्र की वृद्धि होगी, क्योंकि इनके गुण, दोनों गुण जो हमें कैसे हैं, समान है, मधुर हैं, स्निग्ध हैं और शीतल है। और शुक्र में भी यही गुण होते हैं, तो क्या है कि उससे भी वृद्धि होती है। इसके बाद देखो कर्म सामान। कर्म का सामान का एग्जाम्पल है कि वायु का कर्म चल होता है। वायु तो चलाने वाली होती है। ठीक है, आपको पता होगा कि वात और पित्त जो है, सॉरी पित्त और कफ जो है वो मूवमेंट नहीं करते हैं बॉडी के अंदर, वात के द्वारा ही पूरी बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है। अतः दौड़ने से वायु की वृद्धि होती है। यह कफ का कर्म स्थिरता, अतः बैठने से जो है कफ की वृद्धि होती है, या फिर सोने से जो है कफ की वृद्धि होती है। तो ये हमारे किस में आते हैं, कर्म सामान में। तो सामान्य यहाँ पर आपको सिंपल बताया गया है कि किन किन कारणों से जो है वृद्धि हो सकती है और किन किन कारणों से जो है क्षय हो सकता है। अभी वृद्धि की बात कर ली हमने, अब ऐसे हम जो है क्षय देख लेते हैं। तो विशेष की बात करी जा रही है। विशेष के सेवन से यहाँ पर क्षय होता है। हार्ष हेतु विशेषस्य, ठीक है, यह द्रव्य विशेष है और इसकी सेकंड परिभाषा ये हमारा विशेषस्तु पृथुकृत, यानी कि जो एक विशेषता का गुण है वो हमारा किसका है, विशेष का। इसके भी देखो 3 टाइप हैं। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, पर जब पदार्थ विज्ञान पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़। ठीक है, द्रव्य गुण और कर्म सेम टू सेम उसके जैसे ही हैं। तो अस्थि मांस से भिन्न होता है, अतः मांस की वृद्धि होने पर अस्थि का प्रयोग लाभकारक होता है। अब यहाँ पर चिकित्सा के बारे में बताया जा रहा है कि अगर किसी की अस्थि बढ़ी हुई है तो उसकी हम चिकित्सा किससे करेंगे, अस्थि से। ठीक, सॉरी, मांस की अगर वृद्धि हो रही है किसी में तो उसकी चिकित्सा हम कैसे करेंगे, अस्थि से करेंगे। गुड़ की बात करी जा रही है तो देखो पिछले वाले में बढ़ रहा था। ठीक है, अब मैं जब दूध और अपना घी का सेवन करने से शुक्र बढ़ रहा था, यहाँ पे क्या है कि वायु के रुक्ष लघु और शीत गुण को तेल का स्निग्ध अपोजिट में कर रहे हैं। ठीक है, तेल का स्निग्ध गुण और उष्ण गुण नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर गुण विशेष की बात करी गई कि हमारा जो वायु है, ठीक है, किसी में अगर वात बढ़ा हुआ है तो हम जो है तेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी भी पार्ट पे अगर हमें दर्द वगैरह हो रहा है तो हम तेल अगर वहाँ पर अप्लाई करते हैं तो उसे स्निग्ध गुण की वजह से जो है वात को नष्ट कर देता है। कर्म की बात करें तो कर्म हमारा क्या है, वायु चल है, अतः बैठने या सोना वात का नाशक होता है। मान लो अगर आपका वात बढ़ा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप रेस्ट कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका वात कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कफ जैसे बढ़ेगा थोड़ा वात कम हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा हो गया सामान्य विशेष का सिद्धांत, जो कि था क्षय वृद्धि का हिसाब किताब। अब देखो यहाँ पर रस आ गया। अभी क्या है ना कि आपको काफ़ी बड़ा चैप्टर है, 26 पेजेस का। तो देखो रस में आपको पता ही है कि 6 रस हमारे होते हैं। ठीक है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर में अपना चीनी वगैरह आ जाता है, अम्ल में आपका नींबू आ जाता है, खट्टापन, लवण यानी नमक हो गया, तिक्त में नीम आदि आ जाते हैं, कटु में मिर्च हो गया अपना, और कषाय में हरड़ बहेड़ा आम्ल की एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। और सबसे बलकारक जिसमें होता है वो हमारा मधुर होता है। ठीक है, उससे कम अम्ल, उससे फिर लवण, फिर ऐसे करके जो है सीरीज़ कंटिन्यू होती है। ठीक है, और आपको पता ही कि रस का जो ग्रहण होता है वो किससे किया जाता है, रसेंद्र द्वारा, यानी कि जीवा के द्वारा होता है। इसके बाद रसोई कार्य देखो, आपको यार ये चीज़ याद रखनी है, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसको छोड़ दो, आप सीधा सा यहाँ पर आओ, ये चार्ट आप देखो यहाँ पर। ठीक है, देखो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये अपन लिख लेंगे। ऊपर के जो 3 है, मधुर, अम्ल और लवण, ठीक है, ये करते हैं, ये कफ को बढ़ाने वाले होते हैं और वात का शमन करने वाले होते हैं। ऐसे ही कटु, तिक्त, कषाय जस्ट इसके अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पर कफ बढ़ रहा था, यहाँ पर कफ कम होगा और वात बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अम्ल, लवण और कटु। ठीक है, यहाँ पर ये आपको रखना है कि जो अम्ल, लवण और कटु होते हैं वो क्या करते हैं, पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। ठीक है, पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। अब बचे 3 मधुर, तिक्त, कषाय, वो हमारे कैसे होते हैं, पित्त को शमन करने वाले होते हैं। ठीक है, ये आपको चार्ट याद होना चाहिए
कि हमारे मधुर अम्ल लवण कफ बढ़ाने वाले, वात को कम करने वाले। कटु तिक्त कषाय अब अपोजिट होंगे, जस्ट कफ को कम करने वाले, वात को बढ़ाने वाले। और हमारा अम्ल लवण और कटु पित्त को बढ़ाने वाले होंगे, और मधुर तिक्त कषाय हमारा पित्त शामक होंगे। ठीक है, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो आ जाओ यहाँ पर द्रव के कर्म। ये क्वेश्चन आता है कि द्रव के कर्म बताइए। तो 3 कर्म होते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा शमन, जैसे अपना वात का शमन होता है तेल से, पित्त का घी से, और मधु का कफ का मधु से। कोपन यानी कि आपका जो कोप करने वाले द्रव होते हैं, जैसे यवक आपने खा लिया, पटला खा लिया, उड़द खा लिया, मछली खा ली। ठीक है, तो ऐसे कुछ द्रव्य हैं जिनसे शरीर के दोष हैं वो कुपित हो जाते हैं। कोपन का मतलब क्या होता है कि जिससे शरीर के दोष कुपित हो जाते हैं। और स्वास्थ्य के लिए हितकारी यानी कि हमने स्वास्थ्य को देखते हुए, स्वास्थ्य को अच्छा से ध्यान रखा, लाइक किसी भी ऋतु में क्या चीज़ हमें खानी है वो चीज़ का ध्यान रखते हुए जो भी द्रव लिए जाते हैं उनको स्वास्थ्य के लिए हितकारी बोला जाता है। अब देखो इसका डिटेल यहाँ पर आपको मिलेगा नीचे कि शमन क्या होता है कि दोषों को अपने गुड़ के द्वारा ठीक है घटाकर शांत कर देते हैं, उसको शमन कहते हैं। कूपन में वही है कि आपको मिथ्या आहार व्यवहार हो गया, ठीक है, प्रज्ञा अपराध हो गया, परिणाम हो गया, उनके अतियोगहीन योग से जो है दोष कुपित हो जाते हैं। फिर ये धातुओं को भी कुपित करते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य हित में क्या होता है कि जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारक है, जैसे दूध, जल, गेहूँ, अर्थ की, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। पढ़ लेना आप, जस्ट रीड कर लेना इसको। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है वीर के भेद से। यहाँ पर देखो वीर उष्ण और शीत 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, बट क्या है, जो हमारे कार्य के अनुसार वीर है वो 8 तरीके के बताए गए हैं। ठीक है, वीर का मतलब क्या होता है कि जो क्रिया जिसके द्वारा संपन्न होती है, यानी कि पोटेंसी। ठीक है, यहाँ पर हमारी बात किसकी, पोटेंसी की हो रही है। द्रव के कार्य करने की शक्ति को हम क्या कहते हैं, वीर कहते हैं। वीर्यम तु क्रियते येन क्रिया, ये आपको श्लोक याद रखना है। ठीक है, वीर्यम तु क्रियते येन क्रिया, क्योंकि आपके ये जो है जो छोटे छोटे श्लोक हैं, आप जब द्रव गुण पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉफ में तो आपको वहाँ पर काम आएंगे। इसके बाद लिखा है चरक, सुश्रुत और भागवत तीनों ने पंचमहाभूत सबको माना है, हर एक चीज़ को। और अग्नि और सोम जो है इसको प्रधान मानते हुए उष्ण और शीत 2 तरीके के वीर बताए हैं, पर कार्य के अनुसार जो है 8 तरीके के वीर माने गए हैं। ये आपको याद रखने हैं। मृदु, तीक्ष्ण, ठीक है, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, और उष्ण और शीत। तो मृदु याद रखना आप, इसका जस्ट अपोजिट तीक्ष्ण होता है, गुरु का जस्ट अपोजिट लघु होता है, स्निग्ध का होता है रुक्ष, और उष्ण का होता है शीत। सो यहाँ पर ये अपना वीर टॉपिक भी होता है खत्म। इसके बाद हमारा आता है विपाक।